नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा एक बार, और इसके अलावा वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपकी भर्ती में सबसे बड़ी जो कमी है वो संगठित होकर के प्रयास करने की है। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बन करके प्रयास करना चाहता है, उनको करने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है। थर्ड पार्टी से कोई भी केस, किसी भी भर्ती का कोई भी मामला हो, केस वहाँ पे डिस्पोज्ड आप नहीं होता है, ना तो वहाँ पे स्टे वो डायरेक्टली हटवा पाएंगे, लेकिन इतना अवश्य होता है कि एक नैतिक दबाव बन जाता है कि हाँ, हम इतने अभ्यर्थी हैं, हमारी तरफ से कोशिश की जाए, पैरवी की जाए, रिस्पोंडेंट कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें डेट लगवाना हो, चाहे जवाब लगाना हो, चाहे केस को डिस्पोज्ड आप करवाना हो, स्टे वैकेंट करवाना हो, ये सारी चीज़ें रिस्पोंडेंट की तरफ से की जाएंगी। याची पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और उन्हीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब केस डिसाइड करते हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे इसी तरह से अगर थर्ड पार्टी बन करके या फिर अगर आईए बन करके अगर हम केस को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस तरह से तो कभी केस फाइनल ही नहीं हो पाएगा। कोई भी केस होता है, आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे आईए पड़ जाती हैं, थर्ड पार्टी लोग बन जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें जो डिसीजन, मेन डिसीजन आता है मेन पिटिशनर को देख करके, वही डिसीजन सब पे फॉलो अप हो जाता है। और उनके अधिवक्ता महोदय को भी सुनना ना सुनना जज साहब के ऊपर निर्भर करता है। उनके पास समय रहेगा सुनेंगे, नहीं समय रहेगा नहीं सुनते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि जब भी थर्ड पार्टी के लिए कोई भी अभ्यर्थी कोशिश करे एक अभ्यर्थी की तरह, और जिन भी अभ्यर्थियों से आप पैसे लें, तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। किसी का पैसा व्यर्थ ना जाए, कोशिश कर सकते हैं एक बार आप सही तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को विरोध करना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से जो भी अभ्यर्थी, जो भी बहनें चाहती कि नहीं थर्ड पार्टी बन करके प्रयास नहीं करना चाहिए, वो अपने जगह पे सही है, उनकी अपनी कोशिश है, अपने प्रयास है। और सब मिलाकर के यहाँ पर शासन की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अभ्यर्थी जब हताश निराश हो जाता है तो वो करे तो क्या करें, उनको समझ में जिस तरह से आ रहा है उस तरह से वो प्रयास करना चाह रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। आपस में आप लोग किसी का भी विरोध ना करें, ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है। क्योंकि आप लोग आपस में विरोध करते रहेंगे, वहाँ पर सरकार को क्या पड़ी है, उनकी सैलरी बच रही है, वो सैलरी आप लोगों को नहीं देना पड़ रहा है। अगर वो चाहें 10 दिन के अंदर ये मैटर फाइनल हो जाए, नहीं चाहेंगे इसी तरह से, या हम आरोप नहीं लगा सकते हैं सरकार विभाग के ऊपर। दिक्कत तो ये हम लोगों के साथ, सिस्टम के साथ चलना है, तो हम लोग हमेशा भरोसा करेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें जो होती है ग्रुप में, एक दूसरे की भावनाओं का, विचारों का सम्मान होना चाहिए। सभी लोग अपने स्तर से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और कोई एक लोग डिसीजन ले, उससे अच्छा है कि उसी चीज़ को 100 लोग, 200 लोग मिल करके डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पर कई तरह की दुविधा आप सभी के मन में होगी कि जो 24 वाली डेट लगी थी, टेक्निकल इशू से डेट लग गई थी, और 30 वाला भी ऐसा है क्या? 30 वाले के लिए लास्ट वाले कोर्ट ऑर्डर में लिख करके आया हुआ है, सुनवाई हो या ना हो, मैटर ऊपर क्यों नहीं लगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये डेट टेक्निकल इशू की वजह से नहीं लगा है। पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर को जा करके आप देख सकते हैं। और सेकेंड चीज़ देखिए, जब भी कोई भी, ये चीज़ हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी रिपीट किया था, कोई भी मैटर हो, एक बार जब वो केस सुन लिया जाता है, जब उसमें आगे फर्दर सुनवाई होनी होती है, वो केस हमेशा एडिशनल में ही लगता है, एडिशनल में ही डिसीजन आता है, फ्रेश में डिसीजन नहीं आता है। फ्रेश में केस तो पहली बार सुने जाते हैं प्रथम दृष्टया, फिर उसमें काउंटर एफिडेविट, उसके बाद फिर रिजॉइंडर एफिडेविट, उसके बाद फिर आर्गूमेंट होनी स्टार्ट होती है। एडिशनल में ही केस लगते हैं। एडिशनल ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एडिशनल में मामला लग गया तो केस डिसाइड नहीं होगा। कुछ स्क्रीनशॉट है ग्रुप के, हमारे ग्रुप के, उसको आपको दिखाना चाहेंगे। और एक निवेदन आप सभी से और भी रहता है कि आप लोग किसी भी अदर ग्रुप के कोई भी मैसेज हो, कोई भी लिंक हो, वो सब शेयर मत किया करिए। बहुत सारे मैसेजेस ग्रुप में हो जाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी, आप लोगों में से बहुत सारे बहनें परेशान हो जाती हैं कि ग्रुप में कितने सारे मैसेज हो जाते हैं। जो बहुत आवश्यक हो बस उतनी ही बातें की जाए ग्रुप में, तो ज़्यादा बेटर होता है। जो प्रयास करना हो, जो कोशिश करना हो, कई बार जो महत्वपूर्ण मैसेज होता है वो आप सभी तक पहुँच भी नहीं पाता है। हर दिन नए नए कट ऑफ बताने के लिए लोग आ जाते हैं, बताने दीजिए, ठीक है, किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए, बताने दीजिए उनको। लेकिन आप लोग क्यों परेशान होते हैं? जितना अच्छा एनालाइज आप खुद से कट ऑफ को लेकर के कर पाएंगे, उतना अच्छा एनालाइज कोई नहीं कर सकता है। इवन हो सकता है हम भी ना कर पाए। इसलिए आप लोग कट ऑफ का वीडियो मत देखा करिए। कट ऑफ का चीज़ें डेली डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे कट ऑफ जो भी आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड हो, थोड़ी सी इसलिए सही जाती है क्योंकि हम उस पर कोशिश करते हैं। पहले भी हमने कई भर्तियों के लिए बता रखा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर हम बताने का प्रयास करते हैं। लगभग 1-2 नंबर प्लस माइनस के अलावा ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमने सिर्फ एक बार आपको कट ऑफ बताया, तो वही चीज़ हमने 2-3 बार और रिपीट कर दी थी आप लोगों के कहने के बाद। बाकी डेली कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये हो कि भर्ती कैसे करके पूरी हो। और लोकसभा चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से, इस समय देखिए होता है ना कि आचार संहिता का उल्लंघन, कोई भी उसमें वोट बैंक प्रभावित, तो मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या भर्तियों को रोक दिया जाए, भर्तियां आगे ना कंटिन्यू किया जाए? ये सब केवल एक बहाना होता है। भर्तियां बिल्कुल प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती, कोई नया नोटिफिकेशन तो जारी करना है नहीं,
कोई फाइनल रिजल्ट तो जारी करना है नहीं, कम से कम एटलीस्ट कोर्ट में पैरवी करके स्टे वैकेंट करा लिया जाए, या जो भी वो याची पक्ष है उनसे भी कोई विरोध नहीं है, वो अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं, तो उनको जिस तरह से भी आपको करना हो। लेकिन यहाँ पर जो भी भर्ती हो रही है 2693 पदों पर, या अगर 126 सीटें माइनस ही करनी पड़े कुछ देर के लिए, हालांकि सरकार चाहती है कि पूरी सीटों पर हम भर्ती कराएं, तो यहाँ पर सरकार की विभाग की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये अभ्यर्थी क्यों सफ़र करे, ये अभ्यर्थी क्यों पीड़ित हो, मानसिक रूप से क्यों परेशान हो किसी और की वजह से। यानी कि वो लोग जो याची पक्ष हैं और उनकी लड़ाई सरकार से, सिस्टम से, लेकिन बीच में आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो भी क्रेडिट को लेकर की चीज़ें होती हैं, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, आपकी भर्ती में किसी भी भर्ती में नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट की लड़ाई कहाँ से हो जाती है? एक अभ्यर्थी की तरह सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए, सब लोग मिल करके कोशिश करते रहने चाहिए। अगर कोई बहन एक बार अगर थर्ड पार्टी के लिए देखिए किसी से अगर निस्वार्थ भाव से अगर हो करके कोई भर्ती में कुछ प्रयास करना चाहता हो, करने दीजिए उनको। इसी तरह से कुछ बहनें हैं वो चाहते हैं कि हम लोग लगातार पत्राचार के माध्यम से या ट्विटर कैंपेन करके या फिर प्रत्यक्ष मुलाकात करके या फिर जिस तरीके से भी उनको लगता है, अगर वो प्रयास करना चाहते हैं उसमें भी आप सभी को साथ देना चाहिए। क्योंकि देखिए सबको नौकरी एक मिलेगी, लेकिन कोई एक अभ्यर्थी आगे आकर के कोशिश करते हैं कि हाँ बाकी बहनें भी हमारा साथ दें, तो उसमें ना तो किसी को यहाँ पर कोई क्रेडिट लेकर के जाना है, अंत में एक नौकरी मिलेगी और वही नौकरी करनी है, आगे सभी को एक अपनी एक एक नौकरी करनी है। अब यहाँ पे ये लाइन लिखी कि हमारा केस एडिशनल में पहुँच गया है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इनको जानकारी, मतलब बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि केस एडिशनल में ही जाएगा जब सुनवाई हो जाती है केस की पूर्व में, जब आगे सुनवाई फर्दर सुनवाई होनी होती है केस एडिशनल में ही जाता है। फ्रेश में अगर कोई डिसीजन अगर आया हो सिविल मामलों में या कोई भी इस तरह के जो भर्ती संबंधित मामलों में, तो बिल्कुल आप पता करें, बताएं, कोई भी ऐसा आपको एक भी मामला देखने को नहीं मिलेगा। केस हमेशा एडिशनल में ही जाएगा, एडिशनल में जाने के बाद ही केस वहाँ पे फिर आगे फर्दर सुनवाई होती है और डिसीजन आता है उस मामले में। फ्रेश में मामले तभी लगते हैं जो मामले नए होते हैं, जिन पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई होती है, सिर्फ वही मामले फ्रेश में सुने जाते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे फ्रेश में 50, 60, 70, 80 मामले होते हैं, जबकि एडिशनल में 1000, 1200, 1500 मामले होते हैं। हर दिन कितने नए नए रेट से पड़ती जाती हैं। बस यहाँ पर एडिशनल में भी एक अलग से लिस्ट आती है, तो एडिशनल में मामला ऊपर लगे बस इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। और जज साहब कई बार मामला नीचे होने के बाद भी सुन लेते हैं, जो मामले अर्जेंट होते हैं कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया जाता है कि ये मामले हम इतने समय इतने टाइम पे सुनेंगे, वो चाहे जितने भी सीरियल नंबर पे वो मामला लगे, सरकार अगर वहाँ पर अर्जेंसी फाइल करके सुनवाई कराना चाहें। और जहाँ पर देखिए जब भी शासन के खिलाफ जब भी कोई केस हुआ रहता है किसी भी भर्ती में, वहाँ पे दिक्कत यही होती है जब तक वहाँ पे सरकार शासन कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ पे वो मामला लटका रहता है। जब उनके द्वारा कोशिश, अभी लेखपाल वालों का हम एग्जांपल आप सभी को दे रहे हैं, जब आयोग ने कोशिश की सारे मैटर हाई कोर्ट से उन्होंने फाइनल करवाए, लेकिन उसके बाद फिर आगे उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। ये 30 अप्रैल की कॉज लिस्ट है, सेम बेंच है, कोर्ट नंबर 37, वही जज साहब भी हैं। ये केस स्टेटस के अंतर्गत है, सीरियल नंबर 4083, यानी 300 से 3001 से एडिशनल के मामले स्टार्ट हैं। और सोचिए 3001 से करते करते 4001 तक, फिर 4083 पे जाकर के मैटर लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे नहीं, बहुत नीचे लगा है। 4083 के बाद कुछ ही मामले और लगे हैं, यानी कि 1100-1200 केसेस लगते हैं। उन 1100-1200 केसेस में बिल्कुल मैटर नीचे लगा हुआ है। तो नंबर आने के चांस कितने हैं आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नकारात्मक या कोई भी ऐसी होपलेस वाली बातें करने से कोई मतलब नहीं, उम्मीद हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर इतना नीचे लगने का मतलब है कि सुनवाई होने के आसार कम हो जाते हैं। लास्ट सुनवाई का कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया, कोई भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी, 2 बार से केस पास ओवर दिखा रहा है। केस पास ओवर होने का मतलब है कि केस सुनवाई के लिए वहाँ पे अधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं होते, वहाँ पे सुनवाई ही नहीं कराई जा रही है, केस लग जाता है। तो केस पास ओवर में नहीं जाना चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर अधिवक्ता ही उपस्थित नहीं होते हैं। और एक चीज़ और देखिए, जो भी एजी वगैरह आप देखेंगे एक अधिवक्ता महोदय हैं, अगर मान लीजिए अगर वो इस समय पैनल में नहीं होते हैं तो क्या और अधिवक्ता नहीं होते हैं पैनल में? सरकार के पास सरकारी अधिवक्ताओं की एक पूरी पैनल होती है, वो किसी को भी नामित कर सकते हैं आपकी भर्ती में सुनवाई, केस की सुनवाई कराने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है कि एक अधिवक्ता नहीं है तो सुनवाई नहीं करा पा रहे हैं। और पैनल होते हैं, एक सीएससी का पूरा पैनल होता है, कम से कम वो पक्ष रख सकते हैं, जवाब वगैरह वो लगा सकते हैं, सीएससी भी जवाब लगा सकते हैं। बाकी जो फिर अलग से जो एक अधिवक्ता सरकारी वकील एक नामित किए जाते हैं कि हाँ इस भर्ती के लिए आप, या इस आयोग से जो भी भर्तियाँ होंगी यूपीएससी आयोग से, तो ये अधिवक्ता महोदय वहाँ पर सुनवाई कराएंगे। तो बिल्कुल ये शासन के हाथ में होता है, एक दिन का काम होता है, जब चाहे वो तब एक अधिवक्ता महोदय को नामित करके सुनवाई के लिए भेज सकते हैं, अगर वो सुनवाई कराना चाहें तो।
टोटल 135 केसेस फ्रेश वाले हैं। ये पहली बार केस लगते हैं, बिल्कुल नए नए केस मामले होते हैं, तो इनको एक बार केस टेकअप करना ही होता है। फिर यही मामले एडिशनल में लगने स्टार्ट हो जाएंगे आगे। और यहाँ से देखिए एडिशनल का मामला स्टार्ट है 3001 से। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 3001 से स्टार्ट करके 4514 यानी 1500 से भी ज़्यादा मामले ये हो गए। उसके बाद कुछ ऑर्डर वाले एप्लीकेशन है, कुछ और जो अलग से एडिशनल के अंतर्गत भी एक एडिशनल लिस्ट और आती है, कुछ मामले उसमें भी लगे हुए हैं। ये मामला ये एडिशनल आप देख सकते हैं यहाँ से 8001 से स्टार्ट है, तो बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैसे भी मामले काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसेस होते हैं उनकी सुनवाई थोड़ी सी डिले होती है लखनऊ बेंच की कंपेरिजन में। इलाहाबाद कोर्ट में ज़्यादा केसेस चले जाते हैं। और ये आपका मैटर है 4083 सीरियल नंबर पे लगा हुआ है। 3001 से एडिशनल के मामले स्टार्ट है और केस लगा है 83 नंबर पे। यानी आप यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, लगभग यहाँ पर 1083। मतलब इतना नीचे अगर मैटर लगा है तो सुनवाई होने की कितनी प्रतिशत उम्मीद है, आप सभी समझ सकते हैं। और इसमें ना कोई समय फिक्स किया गया है, ना इसमें कोई प्रायोरिटी दी गई कि नहीं हाँ इस मामले को सुना जाएगा, ना ही कोई यहाँ पर अर्जेंसी फाइल की गई गवर्नमेंट या विभाग की तरफ से। तो यहाँ पर सुनवाई होने के चांस कितने प्रतिशत है आगे आप सभी समझ सकते हैं। और जब तक ये इलेक्शन है, जब तक आचार संहिता चल रही है, तब तक यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि जो अभी मंथ स्टार्ट होगा मई में, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोगों के हाथ में सिर्फ कोशिश करना काम है, कभी भी देखिए नकारात्मक नेगेटिव बातें सोचना ही नहीं चाहिए। उम्मीद रख करके हम लोग कोशिश करते हैं और बहुत उम्मीदें होती हैं। उम्मीद तो इतनी ज़्यादा थी कि जनवरी फरवरी में ही रिजल्ट आने वाला था आपकी डीबी के लिए, लेकिन वहाँ पर स्टे का एक बहाना, सीधे सीधे मना कर देने का क्या मतलब होता है किसी भी अधिकारी महोदय के द्वारा। आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, कंटेम्प्ट हो सकता है, तो आप स्टे वैकेंट कराएं, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें कोर्ट से और रिजल्ट जारी करें। लेकिन सिर्फ ये बहाना कि नहीं वहाँ पर स्टे लगा हुआ है तो हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो अभ्यर्थी फिर क्या करें, अभ्यर्थी क्यों मानसिक पीड़ा झेले। तो ये चीज़ें अधिकारियों को, शासन को, सभी को समझ में आना चाहिए। आखिर आप लोग किसके भरोसे बैठे हैं, उन्हीं के भरोसे बैठे हैं ना। बाकी आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन बार बार रहेगा कि जो कुछ भी आगे संगठित और सामूहिक प्रयास होता है उसमें आप सभी लोग सहयोग कीजिए, एक दूसरे का सभी लोग सहयोग करें। आप करेंगे सहयोग उनका तो वो भी फिर आपका सहयोग करेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग करें एक अभ्यर्थी की तरह। तभी हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि जून जुलाई तक आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ ये भर्ती में कितना समय खींच लेंगे आगे, कितना समय आगे लग जाएगा। आगे बहुत सारी भर्तियाँ हैं यूपी ट्रिपल आयोग के पास, आप देख रहे होंगे हर भर्ती के अभ्यर्थी हर दिन परेशान हैं। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं। सिर्फ एक एएनएम भर्ती को छोड़ दें तो सभी भर्तियों में 2-2.5 साल 3 साल का समय लग ही जा रहा है। लेखपाल वालों का लग रहा था कि शायद कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन उनका भी आप देख रहे हैं कि उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग कराने में कई महीनों का समय लग जा रहा है। अब आप अगर जोड़ेंगे, मार्च से ही जोड़ेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई भी चला, मई भी मुश्किल है। आचार संहिता अगर सब कुछ क्लियर हो भी गया तो उसके बाद जून जुलाई तक यानी जून तक ही भी मान करके चलेंगे तो भी 3-4 महीने का डिले देखने को मिलेगा। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बांटने के लिए इतना समय लग जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 30 के लिए हम लोग यहाँ पर उम्मीद क्यों नहीं रखेंगे, उम्मीद रखेंगे हम लोग, लेकिन कोशिश भी करेंगे। साथ में किसी न किसी तैयारी में भी आप सभी लोग लगे रहिए। अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। आप सभी के परेशान होने से सरकार को, विभाग को फ़र्क पड़े तो ठीक है, नहीं फ़र्क पड़े तो क्या मतलब परेशान होकर के। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मिल करके प्रयास किया जाएगा। जैसे प्रयास चल रहा था उसको और अच्छे तरीके से मिल करके प्रयास करें। सभी लोग निस्वार्थ भाव से, कोई भी क्रेडिट लेने की भावना नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर भी, और ना ही किसी का विरोध होना चाहिए, और ना ही कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए। सब लोग निस्वार्थ भाव से कोशिश करें। जो भी हमारे भर्ती के अग्रणी जो भी बहनें हैं जो आगे आकर के कोशिश कर रही हैं, प्रयास करें, सभी को साथ देना चाहिए एक दूसरे का। आपकी भर्ती 100% पूरी होगी और 100% उम्मीद है कि आपकी भर्ती 2693 पदों पर ही कंप्लीट होगी। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये इंतज़ार भी समाप्त होगा। और अपने समय की कीमत आप सभी समझिए। जिन बहनों के बहुत अच्छे नंबर हैं, चलिए उनकी बात ठीक है, लेकिन जिनके नंबर या जो बॉर्डर पर हैं, आप लोग किसी न किसी भर्ती की, दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहा करिए। 34-35 हज़ार बहनें हैं, अगर 30 हज़ार बहनें भी अगर उम्मीद करती हैं कि हमें डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, वहाँ से 7-8 हज़ार लोग ही शॉर्टलिस्ट होंगे डीबी के लिए। बाकी लोगों को निराशा हाथ लगेगी। उन 7-8 हज़ार में से भी लगभग 2693 ही बहनों को नौकरी मिल रही है। कुछ सीटें खाली चली जाती हैं एसटी वगैरह में, अगर कुछ अभ्यर्थी कम होते हैं तो मतलब हम 2690 या 2600 ही मान लें, तो बाकी बहनों को निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए अपने समय की कीमत समझते हुए आप सभी लोग किसी न किसी भर्ती की तैयारी में ज़रूर करते रहिए। किसी का बीपीएससी में आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरे होंगे, या किसी अन्य भर्ती में। आज की डेट में इतना कंपटीशन, इतना ह्यूज क्राउड है, केवल एक भर्ती के भरोसे कभी ना बैठें जब तक कि नौकरी अंतिम रूप से मिल नहीं जाती है।
उम्मीद है कि वीडियो आपने पूरा कंप्लीट सुना होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।